नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पता है आपको पाकिस्तान का सैन्य जनरल आसिम मुनीर कहाँ है? सच्चाई तो ये है कि मुनीर का पता ना तो पाकिस्तान को है और ना ही अमेरिका को। हालांकि वो कहाँ है उनका पता सिर्फ पाकिस्तान ही बता सकता है। आखिर उसी ने तो बताया था कि हमारे सैन्य जनरल को अमेरिका ने आर्मी डे परेड में बुलाया है, लेकिन अमेरिका तो साफ साफ कह रहा है कि यह खबर पूरी तरह से गलत है। किसी भी विदेशी सैन्य नेता को इस परेड के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। ये परेड अमेरिकी सेना के 250 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। तो क्या मुनीर को किसी ने किडनैप कर लिया है या फिर मुनीर अमेरिका में कहीं छिप गए हैं? उस समय तक के लिए जब तक भारत में कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को ये ना बता दे कि मुनीर आर्मी डे परेड के बाद ट्रंप के साथ रात्रि भोज किए, फिर वो अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले, फिर अमेरिकी रक्षा मंत्री से मिले, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये कह सकती है कि मुनीर अमेरिका के आर्मी डे परेड में गए हैं, तो कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। वैसे तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान से झूठा और बड़ा आतंकी देश दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इतना बड़ा झूठ बोलकर अपनी ही भद्द पिटवा लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। तो जब ये झूठी खबर फैली कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका ने आर्मी डे में बुलाया है, तो सबसे ज्यादा खुशी भारत की विपक्षी राजनीति, खासकर कांग्रेस पार्टी में देखी गई। ट्विटर से लेकर टीवी के प्राइम टाइम तक ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे कि भारत की कूटनीतिक हार हो और मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता का ऐलान हो गया हो। कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को घेरते हुए दावा किया कि अब अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और भारत को इग्नोर कर रहा है। माहौल तैयार किया जाने लगा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहने लगे कि आसिम मुनीर ने दो राष्ट्र सिद्धांत, हिंदू और मुसलमानों के बारे में भड़काऊ और उत्तेजक बयान दिए थे और जिनके बयानों का 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना से सीधा संबंध है। उन्हें 14 जून को अमेरिका में विशेष निमंत्रण मिलना समझ से परे है। जयराम रमेश की जितनी समझ है उसके अंदर तो इतना ही फिट बैठता था, इसलिए उन्हें पाकिस्तान का झूठ भी सच दिखा और उनका दिमाग इस पर काम करना बंद कर दिया। जैसे कांग्रेस की विदेश नीति को उन्होंने वैश्विक मानचित्र पर बहुत मजबूत हालात में देखा हो। जयराम रमेश पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेकिन कांग्रेस नेता है, तो समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के पक्ष में बोलना हो तो फैक्ट कहां से लाएंगे, तो फैक्ट के बदले फेक न्यूज फैला बैठे। कांग्रेस आज उस हद तक गिर चुकी है जहां उसे देश से जुड़ी संवेदनशील बातें भी केवल मोदी विरोध का एक और मौका लगती है। लेकिन इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि यही कांग्रेस जब उसके 54 साल के राजकुमार राहुल गांधी विदेशी धरती पर खड़े होकर देश को बदनाम करते हैं, तब उसे जरा भी तकलीफ नहीं होती। कभी कभी तो ये लगता है कि पाकिस्तान कुछ प्रोपेगेंडा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि भारत में राहुल गांधी बैठे हैं। कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी है जो बाकी के सारा काम कर देंगे और पाकिस्तान बदनामी से बच जाएगा या उसकी बदनामी कम होगी। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ जरा समझिए। जिस पाकिस्तान को ये नहीं पता कि मुनीर कहाँ है, जिस अमेरिका को ये नहीं पता कि मुनीर कहाँ है, उसके बारे में कांग्रेस के जयराम रमेश को कैसे पता है? वो जानते हैं कि मुनीर अमेरिका के आर्मी डे परेड में गए थे। हद है विरोध के नाम पर देश और देश के पीएम के विरोध की। देश के भीतर कांग्रेस को मोदी सरकार का कोई काम अच्छा नहीं दिखता, लेकिन जब राहुल गांधी लंदन, अमेरिका या जर्मनी जैसे मंचों पर जाकर भारत को खतरे में लोकतंत्र वाला देश बताते हैं, तब वही कांग्रेस तालियां बजाती है और उसे राहुल में एक जन्मजात चक्रवर्ती राजा की छवि दिखने लगती है। ये वही पार्टी है जिसने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे, पुलवामा हमले के बाद सेना की कार्रवाई पर शक जताया था और अब आसिम मुनीर को लेकर बिना किसी तथ्य के व्हाइट हाउस का नाम घसीटते हुए पूरी दुनिया को ये बताने में जुट गई है कि भारत की कूटनीति फेल हो चुकी है,
सिर्फ इसलिए ताकि मोदी सरकार को घेरा जा सके। कांग्रेस के इस व्यवहार से यह बिल्कुल साफ है कि उसकी प्रायोरिटी ना तो देश की छवि है, ना सुरक्षा, ना कूटनीति। उसकी प्रायोरिटी में बस एक ही चीज है और वो है मोदी विरोध। और इस अंधे विरोध में अब वो हर समय देश का विरोध कर जाती है। राहुल गांधी जब विदेशी मंचों पर जाकर भारत के संस्थानों पर सवाल उठाते हैं, जब वो कहने लगते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, जब वो सुप्रीम कोर्ट और संसद की साख पर प्रश्न खड़े करते हैं, तब कांग्रेस को ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगती है। लेकिन जब एक फर्जी खबर के आधार पर आसिम मुनीर को लेकर मोदी सरकार को घेरने का मौका मिले, तो उसी कांग्रेस को भारत की विदेश नीति कमजोर लगने लगती है। असल में ये वही कांग्रेस है जो अब चुनाव में जनता से नहीं, झूठे नैरेटिव से जीतने की कोशिश कर रही है। उसकी रणनीति साफ है कि देश की छवि को बाहर बदनाम करो, फिर इसे मोदी की विफलता बताकर वोट मांगो। लेकिन जनता अब ये खेल समझ चुकी है। उसे पता है कि कौन भारत को मजबूत कर रहा है और कौन उसकी नींव को हिला रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उसने इस झूठी खबर को मोदी सरकार के खिलाफ एक हथियार बना लिया, बिना ये समझे कि कूटनीति से भावनाओं का खेल नहीं है। वो बार बार ऐसी घटनाओं पर खुश इसलिए होती है क्योंकि उन्हें इसमें मोदी सरकार को घेरने का मौका दिखता है। लेकिन ये ना सिर्फ राजनीतिक अपरिपक्वता है, बल्कि कूटनीतिक अज्ञानता भी है। अगर कांग्रेस की सोच मानी जाए तो क्या वो ये स्वीकार कर रही है कि अमेरिका अब भारत के विरोध में चला गया है? क्या वो चीन, रूस, ईरान और बाकी देशों की जियोपॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रही? हालांकि मैंने पहले ही बता दिया कि इस खबर को अमेरिका ने खुद खारिज कर दिया, लेकिन ये घटना इस बात का सबूत जरूर बन गई है कि भारत में एक राजनीतिक वर्ग ऐसा है जिसे देश की साख से ज्यादा अपनी राजनीति की चिंता रहती है। उन्हें हर मौके पर मोदी सरकार को बदनाम करने की जल्दी रहती है, भले ही उस खबर की सच्चाई कुछ और हो। और जब अब असली सच्चाई सामने आती है तो वही लोग अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे कुछ कहा ही ना हो। असल में कांग्रेस और उसका टूलकिट गैंग इस बात को नजरअंदाज कर गया कि अमेरिका की नीति भावनाओं से नहीं, फायदे से चलती है। अमेरिका जब भी किसी देश के साथ खड़ा होता है, वो दोस्ती दिल से नहीं करता, बल्कि अपने फायदे के हिसाब से करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान जैसे देश को जो लोन और फंडिंग के भरोसे जीता है, अमेरिका ने कई बार अपने मिशन में इस्तेमाल किया है। 1980 के दशक में जब अमेरिका को अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर निकालना था, तब पाकिस्तान उसके लिए एक मुफीद जरिया बना। फिर 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की, तब भी पाकिस्तान ने ही उसके सैनिक और रसद अभियान को जमीन मुहैया कराई। आज की तारीख में जब ईरान और अमेरिका टारगेट पर लिए बैठा है, तो पाकिस्तान की जरूरत उसे फिर से महसूस हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति। भले ही पाकिस्तान खुद ईरान से सहानुभूति जताए, लेकिन उसकी सेना को चलाने के लिए जो डॉलर चाहिए वो अमेरिका से ही आएंगे। इसीलिए अगर अमेरिका कभी ईरान पर हमला करता है, तो ये मान लीजिए कि उसकी शुरुआत पाकिस्तान की जमीन से ही हुई। अब जरा पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के रिश्तों को समझते हैं। ये तीनों देश एक अजीब से त्रिकोण में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दिखावे में भले ही गहरी हो, लेकिन असल में पाकिस्तान की जेब भरता है अमेरिका। चीन से उसे सैद्धांतिक समर्थन मिलता है, पर आर्थिक संजीवनी अमेरिका ही देता है। अमेरिका को अगर कभी चीन के मुस्लिम बहुल शिनजियांग क्षेत्र में दबाव बनाना हो, तो वो पाकिस्तान के जरिए वहां जिहादी नेटवर्क को हवा दे सकता है। पाकिस्तान का ISI, उसका इंटेलिजेंस सिस्टम इस काम में माहिर है। और अगर भविष्य में अमेरिका को भारत और चीन के बीच में संतुलन बिठाना हो, तो भी पाकिस्तान को ही एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका कई बार पाकिस्तान द्वारा POK पर अवैध कब्जे को भी नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान का महत्व बस इतना ही है कि पहले पाकिस्तान का यूज करो और फिर जब काम बन जाए तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। तो पाकिस्तान अमेरिका का ना तो कभी दोस्त बन सकता है और ना कभी दोस्त था। अब बात आती है भारत की, और ये सबसे चिंताजनक पक्ष है। भारत ने भले ही सैन्य ताकत और आर्थिक मजबूती हासिल कर ली हो, लेकिन वो अब भी इंफॉर्मेशन वॉर यानी सूचना को लेकर जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें काफी कमजोर है। अमेरिका जैसे देश सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ते, वो नैरेटिव भी सेट करते हैं। वो दुनिया को बताते हैं कि उनका कौन दुश्मन है, कौन दोस्त। इसी कारण जब उनकी कंपनियां चीन से निकल रही थी, तब उन्होंने टैरिफ और पॉलिसी के जरिए अपनी
अपने हित साधे, लेकिन वो नहीं चाहते कि वही कंपनियां भारत में आकर चीन जैसी ताकत दे। उन्हें डर है कि भारत भी अगला सुपर पावर बन जाएगा और इसीलिए भारत को अनस्टेबल रखना, भ्रम फैलाना और राजनीतिक रूप से विभाजित करना उनके हित में है। भारत में जब तक सूचनाओं की लड़ाई को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तय मानिए तब तक किसी भी तरह का विकास अधूरा ही रहेगा। इसीलिए जरूरत है कि भारत अब सिर्फ फौजी और आर्थिक तैयारी नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन डिफेंस पर भी उतनी ही गंभीरता से ध्यान दे, क्योंकि आने वाला युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, खबरों और नैरेटिव से लड़ा जाएगा और उसमें जो पिछड़ गया वो चाहे कितना भी मजबूत हो, हार जाएगा। इसे इस तरह से समझे कि अगर वैश्विक मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत को एक असहिष्णु, कट्टर या मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला देश दिखाने की मुहिम लगातार चलती रहे और भारत इसका कोई ठोस जवाब ना दे, तो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय जनमत भारत के विरोध में बन जाएगा। फिर चाहे भारत कितना भी पॉजिटिव काम करे, उसकी पहचान नेगेटिव ही रहेगी और उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान, चीन या पश्चिमी शक्तियां भारत के खिलाफ झूठे या तोड़े मरोड़े गए नैरेटिव फैलाते हैं और भारत अगर उस पर या तो चुप रहता है या सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता, तो वो इंफॉर्मेशन वॉर में पिछड़ता चला जाता है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि निवेशक भारत से कतराने लगे, वैश्विक मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से ना लिया जाए, भारत पर आर्थिक या कूटनीतिक दबाव बनने लगे और सबसे बड़ा नुकसान ये कि खुद देश की जनता भ्रम और झूठी सूचनाओं के जाल में फंस जाए। इसलिए आज की जरूरत है कि भारत से बॉर्डर की सुरक्षा न करे बल्कि इंफॉर्मेशन डिफेंस को भी उतनी ही गंभीरता से ले। इसके लिए भारत ने कई मोर्चों पर शुरुआत भी कर दी है। हाल ही में जो दुनिया के देशों में भारत का डेलीगेशन गया या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के सही कदमों के बारे में बताने, पाकिस्तान को बेनकाब करने, तो अब फैसला इस तरफ हो रहा है कि इस डेलीगेशन को कंटिन्यू किया जाए ताकि भारत इंफॉर्मेशन वॉर में पिछड़ ना जाए। आखिर पाकिस्तान को बेनकाब तो करना ही है, साथ ही राहुल, जयराम रमेश के इंफॉर्मेशन को भी दुरुस्त करना है और ये भी पता लगाना है कि मुनीर कहाँ है, ताकि ना तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला सके और ना ही कांग्रेस के जयराम रमेश। और जो बात मैंने आपको बताई है वो वाकई में कांग्रेस पार्टी को तो चुभेगी ही चुभेगी, पाकिस्तान के भी दिल पर लगेगी। तो आपको क्या कुछ लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।